अक्टूबर 2023 का समय था। समुद्र तल से 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिक्किम के साउथ लोहनाक लेक ने एक प्रचंड रूप धारण कर लिया था। डिवास्टेटिंग लैंडस्लाइड्स और फ्लड की वजह से सिक्किम के कई हिस्सों ने भारी तबाही का मंजर देखा। आगे चलकर गवर्नमेंट बॉडीज, एनडीआरएफ की टीम और आर्मी ने हालात नॉर्मल करने की कोशिश की और फाइनली 2023 में नॉर्थ सिक्किम का रास्ता आम लोगों के लिए फिर से खुलने लगा था। जिंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही थी और इसी बीच आसनसोल के एक राइडर जनार्दन अपनी पत्नी दीप्ति के साथ डोमिनार 400 मोटरसाइकिल लेके ऑल इंडिया राइड पर निकलते हैं। इन दोनों ने फुल राइडिंग गियर पहना हुआ था, मोटरसाइकिल भी पूरी तरीके से लोडेड थी और सुबह 4 बजे आसनसोल के एक हनुमान मंदिर में मत्था टेकने के बाद ये दोनों अपने ऑल इंडिया राइड के पहले पड़ाव की तरफ निकल पड़ते हैं, जो था सिक्किम राज्य। पर इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सिक्किम का ये सफर इन दोनों के लिए एक जिंदगी भर का ट्रॉमा बनने वाला है। फिलहाल आप वीडियो में जनार्दन भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब पहले दिन जनार्दन और दीप्ति मोटरसाइकिल राइड एंजॉय करते हुए आसनसोल से निकलते हैं और आसनसोल से चलकर दुमका किशनगंज होते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं सिलीगुड़ी। फर्स्ट डे टोटल 460 किलोमीटर की राइड थी। अब सिलीगुड़ी पहुंचकर इन दोनों ने एक होटल लिया और रात वहां गुजारने के बाद अगली सुबह ये दोनों फिर से अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। आज डे 2 को इन लोगों ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था क्योंकि आज का डिस्टेंस थोड़ा सा कम था। अब उस दिन करीब 120 किलोमीटर राइड करने के बाद इन दोनों ने नामची और रवांगला के बीच में एक कमरा ले लिया। अब आगे की कहानी समझने से पहले आपको ना मैप समझना बहुत जरूरी है सिक्किम का। तो सबसे पहले नामची आता है, नामची से लोग जाते हैं गैंगटॉक, गैंगटॉक से फिर जाते हैं लाचेन और लाचेन से ही टूरिस्ट पहुंचते हैं गुरुदोरमाग लेक देखने के लिए। तो ये एक तरह से इनका रूट था। इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इस रूट पे चलेंगे। पर भाई साहब ये जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ इनके डिसाइड करने के हिसाब से हो। डेस्टिनी ने तो कुछ और ही प्लान करके रखा था इनके लिए। तो ये लोग सेकंड डे सिलीगुड़ी से पहुंचते हैं नामची, वहीं पर एक कमरा लेके आसपास का साइट सीइंग किया। अब थर्ड डे का इनका प्लान था कि हम सीधा गैंगटॉक पहुंचेंगे और गैंगटॉक में जाके परमिट लेंगे नॉर्थ सिक्किम जाने का। अपने प्लान के हिसाब से इन दोनों ने तीसरे दिन की राइड स्टार्ट की नामची से गैंगटॉक के लिए, जो कि 160 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब जनार्दन ने बताया कि नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए आपको एक दिन पहले ही परमिट लेना होता है। ये दोनों गैंगटॉक पहुंचते हैं और वहां पर जाके परमिट के लिए अप्लाई कर दिया। पर भाई यहाँ पर हो जाता है जनार्दन के साथ एक खेला। पिछले 3 दिनों में इन दोनों ने करीब 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था अपनी मोटरसाइकिल पे। जब जनार्दन गैंगटॉक पहुंचे तब इनके राइट शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पर जनार्दन की तकलीफ समझ सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं भी एक राइडर हूँ और मैंने 3.5 महीने में 19,000 डिस्टेंस कवर किया था ऑल इंडिया राइड पे। नॉर्थ ईस्ट रह गया था, जो कि मैं आगे आने वाले मंथ्स में करूंगा। खैर, अभी जनार्दन की स्टोरी पर वापस आते हैं। जनार्दन के राइट शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और यहाँ पर इसने दीप्ति को पता है क्या बोला कि दीप्ति मुझे ना बहुत तकलीफ हो रही है, यही गैंगटॉक में रुक कर ना मैं अगले 2 दिन आराम करना चाहता हूँ और फिर यार तीसरे दिन हम दोनों वापस घर चले जाएंगे आसनसोल। अभी 3 दिन में ही मैं इतना थक चुका हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा आगे राइड करने का। अब ये बात सुन के दीप्ति का यहाँ मुंह लटक जाता है। उसका बहुत ज्यादा मन था कि गुरुदोरमाग लेक जाके वहां पर स्नो देखे और अभी ये लोग होटल के कमरे में बैठकर डिस्कशन कर ही रहे थे कि अचानक परमिट ऑफिस से फोन आ गया। ऑफिसर ने बोला कि कल रास्ता खुला हुआ है और आप आके कल परमिट ले लेना। अब जैसे ही ऑफिसर ने ये बात बोली, दीप्ति चिल्लाई एकदम खुशी में और फिर इसी बीच उसका ध्यान जाता है जनार्दन के ऊपर, जो कि भाई एकदम अपना शोल्डर पकड़ के बैठा हुआ था। दीप्ति ने एकदम मुंह लटका के बोला कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब जनार्दन भाई अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसे दीप्ति का वो लटका हुआ चेहरा देखा नहीं गया। इसने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। पर जनार्दन यहाँ ईमेल में लिखते हैं कि भाई हमें क्या ही पता था कि इस मोड से हमारी जो राइड है वो एक एडवेंचर नहीं बल्कि हमारे लिए एक नाइटमेयर का रूप लेने वाली थी। अब अगली सुबह इन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और परमिट लेके 9:30 बजे अपनी राइड स्टार्ट करते हैं गैंगटॉक से लाचेन के लिए। अब गैंगटॉक से लाचेन के बीच की दूरी 122 किलोमीटर है और गूगल मैप दिखा रहा था कि आप 4-4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब गैंगटॉक से 10-12 किलोमीटर राइड करने के बाद जनार्दन के शोल्डर का पेन बढ़ जाता है। इसने रुक के एक पेन किलर लिया और दीप्ति को बिना कुछ बोले चुपचाप राइड करता रहा। अब देखो, लाचेन पड़ता है नॉर्थ सिक्किम में और गैंगटॉक से लाचेन के बीच में एक पॉइंट आता है जहां से माउंट कंचनजंगा का बहुत प्यारा व्यू दिखता है। जब ये दोनों उस व्यू पॉइंट के पास पहुंचे तब इन्होंने देखा कि वहां पर 3 और राइडर्स मौजूद हैं। तीनों के पास डोमिनार बाइक थी। अब इन तीनों राइडर्स के नाम है प्रणय, प्रशांता और मिट्ठू। अब इन तीनों का नाम याद रखना क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वीडियो के अगले हिस्से में। अब ये लोग वहां पर रुके तो इन राइडर से भी इनकी बातचीत शुरू हो गई।
इसी बीच जो प्रणय था उसने पूछा कि लाचेन जा रहे हो? जनार्दन ने बोला कि हाँ वहीं जा रहे हैं हम लोग। फिर उसने बोला कि होटल वगैरह कुछ बुक किया है? इस पर जनार्दन ने रिप्लाई किया कि होटल हम वहीं पर जाके लेंगे। फिर प्रणय बोलता है कि देखो पहुंचते पहुंचते 6 बज जाएंगे और होटल ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तुम बोलो तो हम लोग अपने होटल वाले से बात कर लें। जनार्दन और दीप्ति यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर इन्होंने प्रणय को बोला कि ठीक है आप अपने ही होटल वालों से बात कर लीजिए। अब देखो जो प्रणय लड़का था उसने पहले 3-4 बार नॉर्थ सिक्किम की राइड कर रखी है, उसे बहुत ज्यादा आइडिया था उस जगह का, और जिस होटल में ये लोग रुकने वाले थे वहां पर उसके पहले से जान पहचान भी थी। इसने अपने होटल वाले को कॉल करके बोला कि भैया हमारे साथ ना एक कपल भी है, तो उनके लिए एक सेपरेट रूम फिक्स कर दीजिए, हम लोग 6-6:30 तक पहुंच जाएंगे। अब होटल वाले ने हामी भर दी और जनार्दन और दीप्ति की टेंशन भी खत्म हो जाती है। पर क्या सच में टेंशन खत्म हुई थी इनकी? ये हम जानेंगे आगे। जनार्दन बताते हैं कि उस व्यू पॉइंट से जब हम आगे बढ़े तो एक गांव आता है जिसका नाम है नागर, और नागर विलेज को क्रॉस करते ही रोड ने अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। पूरा टूटा फूटा रोड एकदम मड से भरा हुआ, सिर्फ 4-5 फुट की चौड़ाई होगी और एक कंप्लीट ऑफ रोड था। मेरे बाइक पे एक तो पिलियन था और हमारा सामान भी था, तो मैं बहुत मुश्किल से उस ऑफ रोड को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बीच में 1-2 बार मेरी बाइक भी स्लिप हुई, पर चूंकि हमारे साथ और 3 राइडर्स थे तो उन्होंने जैसे तैसे हेल्प करके हमें उस जगह से आगे निकाला। धीरे धीरे राइड करते हुए फाइनली हम एक चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं जहां हमें अपना परमिट दिखाना था। अभी ये लोग लाचेन पहुंचे नहीं है, गैंगटॉक से लाचेन के बीच में ही है, और इसी बीच में वो चेक पोस्ट भी आता है जहां इनका परमिट चेक हुआ। वहां पर चेक पोस्ट वाले ऑफिसर ने इनका ऑक्सीजन सिलेंडर सब कुछ चेक किया, और फिर जनार्दन, दीप्ति और ये बाकी के 3 राइडर्स वहीं पर बैठ के अपना चाय मैगी खाते हैं, थोड़ी सी अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, और शाम के 5 बजे ये लोग उस चेक पोस्ट से लाचेन के लिए निकलते हैं दोबारा। जनार्दन ने बताया कि करीब 1-1.5 घंटे राइड करने के बाद हम फाइनली लाचेन पहुंच गए। उन्होंने होटल का नाम भी रिवील किया है, पर मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। अब होटल में चेक इन करने के बाद इन लोगों का प्लान बना कि कल सुबह हम लोग निकलेंगे गुरदुरमाग लेक के लिए, और फिर हम वापस लाचेन आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर है तो वहां पर ना कोई स्टे नहीं करता। अब ये सब प्लानिंग करके इन लोगों ने डिनर किया, और फिर जनार्दन ने डिनर के बाद एक पेन किलर लिया, और ये सब चुपचाप सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन का एडवेंचर बहुत ही तगड़ा होने वाला था। अब अगले दिन लाचेन के उस होटल में सुबह 5 बजे इनकी नींद खुल जाती है। कमरे के बाहर का टेम्परेचर था -6 डिग्री, और यहाँ पर दीप्ति को ना सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। अब जनार्दन ने दीप्ति को यहाँ पर थोड़ा सा काम डाउन किया, पानी वगैरह पिलाया, और जब सुबह 7 बजे दीप्ति थोड़ी सी नॉर्मल हुई तब ये सब निकल जाते हैं लाचेन से गुरदुरमाग लेक के लिए। लाचेन से गुरदुरमाग लेक की दूरी कोई 65 किलोमीटर है, और जनार्दन बताते हैं कि अभी 20-25 किलोमीटर ही राइड करने के बाद ना अचानक से बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है। पूरा रास्ता और उसके आसपास के लोकेलिटी बर्फ से ढकने लगी। ऐसा लग रहा था कि हम जैसे स्वर्ग में पहुंच गए। पर तभी खबर आती है कि आगे आर्मी हेलीपैड के पास ब्लैक आइस की वजह से रास्ता खराब हो गया है। वहीं पर एक कार भी खाई में गिर गई अभी, और आर्मी ने आगे का रास्ता बंद कर दिया है। अब इस समय सुबह के 10:30 बज रहे थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अब ये लोग आपस में डिस्कशन कर ही रहे थे कि आगे क्या करना है। किसी बीच एक और खबर आती है कि आगे जो 0 पॉइंट वाला रोड है वो भी बंद हो चुका है। एकदम भयानक बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी थी उस समय। जो भी इन लोगों ने प्लान बनाया था घूमने फिरने का, वो सब कुछ यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इन लोगों ने जो गैंगटॉक और लाचेन के बीच में परमिट लिया था ना, उस परमिट का एक रूल होता है, कोई भी टूरिस्ट 3 दिन के अंदर ही नॉर्थ सिक्किम का गुरदुरमाग लेक देख के वापस ये चेक पोस्ट क्रॉस करके नीचे जाएगा। अब यहाँ पर ये सारे कैलकुलेशन करके सबका मूड ऑफ हो गया। इसी बीच प्रणय बोलता है कि यार छोड़ो, जानकर रिस्क क्यों लेना है, चलो वापस गैंगटॉक की ओर चलते हैं। इस बात पर सबने हामी भरी और ये सबके सब वापस गैंगटॉक की तरफ राइड करने लगे। अब लोकेशन एक बार फिर से समझना, ये लोग इस समय है लाचेन और गुरदुरमाग लेक के बीच में। वहां से ये लोग वापस आ रहे थे गैंगटॉक। तो ऑब्वियस सी बात थी कि इनको पहले लाचेन पहुंचना था, फिर वहां से नीचे आना था चेक पोस्ट पे, और चेक पोस्ट पे परमिट दिखा के वापस गैंगटॉक आना था। और इन लोगों ने लाचेन में ही होटल भी बुक कर रखा था। अब ये सबके सब लाचेन वापस आके अपने होटल में सामान पैक करते हैं, और दोपहर के 2 बजे ये लोग रेडी थे वापस गैंगटॉक जाने के लिए। अब जब ये लोग उस होटल से चेकआउट करने के लिए गए, तब मैनेजर वहां का बोलता है कि सुनो, अभी मत जाओ तुम,
बहुत ही ज्यादा भारी बारिश होने वाली है, फंस जाओगे। लैंडस्लाइड के भी चांसेस है बहुत ज्यादा, और तुम लोग ऐसे भी मोटरसाइकिल पर हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी, रुक जाओ आज यहीं पे। पर यहाँ पर किसी ने भी उस होटल वाले के बात को सीरियसली नहीं लिया। ये लोग लाचेन के अपने उस होटल से निकल जाते हैं वापस गैंगटॉक के लिए। अभी इन लोगों ने 2-2.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया था कि अचानक भारी बारिश स्टार्ट हो जाती है। एकदम काले बादल आसमान को घेर चुके थे, बिजली भी कड़क रही थी बीच बीच में। और इन लोगों को थोड़ा सा रिग्रेट होने लगा कि यार आज लाचेन में ही रुक जाना चाहिए था क्या। पर फिर इनके दिमाग में ये भी था कि यार कब तक रुके रहेंगे, 3 दिन के अंदर हमको वो चेक पोस्ट भी क्रॉस करना है वापस। तो अब ये सब कैलकुलेशन करके इन सब ने सोचा कि ठीक है, थोड़ा बहुत हम बारिश में भीगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इसी बीच जनार्दन बताते हैं कि भैया जो मेरा रेनकोट वगैरह था वो हड़बड़ी में हमने लगेज के अंदर ही पैक कर लिया था। अब उस समय इतना जुगाड़ नहीं बन पाया कि लगेज में हाथ डाल के अपना पूरा सामान निकालूं पहले। तो हम वैसे ही भीगते भीगते लाचेन से नीचे उतर के चेक पोस्ट तक पहुंचते हैं। वही चेक पोस्ट जो गैंगटॉक और लाचेन के बीच में पड़ता है, जहां से इन लोगों ने परमिट बनवाया था। अब ये लोग जब चेक पोस्ट पर पहुंचे तो वहीं पर एक कोने में आग जल रही थी। तो ये सारे के सारे वहीं पर खड़े होकर आग तापने लगते हैं। इस समय बज रहे थे शाम के 5। अब जो इनके साथ बाकी के 3 राइडर्स जुड़े थे, प्रणय, मिट्ठू और प्रशांता, ये तीनों बोलते हैं जनार्दन को कि यार हम ना अभी न्यू जलपाईगुड़ी के लिए निकलेंगे। न्यू जलपाईगुड़ी इनका होम टाउन था। अब जनार्दन बड़ी सोच में पड़ गया कि यार वो कैसे मैनेज करेगा आगे, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि लाचेन से न्यू जलपाईगुड़ी की दूरी 280 किलोमीटर है और ऑलरेडी शाम के 5 बज रहे हैं, बारिश भी हो रही है और जलपाईगुड़ी पहुंचने के लिए इनको पहाड़ी रास्ते से रात भर राइड करना पड़ेगा। अभी ये लोग अपना सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी चेक पोस्ट से एक आर्मी ऑफिसर इनके पास आते हैं। उन्होंने पूछा सबसे कि कहाँ जा रहे हो। तब मिट्ठू ने बोला कि सर हम न्यू जलपाईगुड़ी के लिए निकलेंगे अभी। तब ऑफिसर ने बोला कि यार इतनी रात को मत निकलो, रास्ता बहुत खराब है, यहीं पर पास में कहीं होम स्टे लेकर रुक जाओ। फिर इस बात पर प्रणय बोलता है कि ठीक है सर, हम देखते हैं आगे कोई होम स्टे मिलेगा तो रुक जाएंगे, और नहीं मिला तो हम सीधा न्यू जलपाईगुड़ी जाएंगे, वहां पर हमारा घर है। अब वो आर्मी ऑफिसर भी समझ चुके थे कि ये बहुत ज्यादा रिजिड लोग हैं, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने पूछा प्रणय से कि अच्छा कौन से रास्ते से जाओगे। एक तो कच्चा वाला रास्ता है और दूसरा जंगल से होके जाता है। अब इन तीनों ने आपस में डिस्कस करके बोला आर्मी वाले सर को कि सर हम ना वो जंगल वाला ही रूट लेंगे, क्योंकि कच्चे रास्ते पर ऑलरेडी इतनी बारिश हुई है तो रोड बहुत ज्यादा खराब हो गया होगा। तब उस आर्मी ऑफिसर ने सीधा इनसे बोला कि सुनो वो जंगल वाला रास्ता मत लेना, जंगली जानवर ये सब का खतरा रहता है। उस कच्चे रास्ते से ही आराम से धीरे धीरे राइड करते हुए जाओ, तुम लोग सेफ रहोगे। इस पर मिट्ठू ने बोला कि सर वो रास्ता ना हमारे लिए बहुत खराब रहेगा, हमें जंगल वाला रास्ता ही सही लग रहा है, हम 4-5 लोग हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इस समय बातचीत करते करते बज जाते हैं शाम के 6। जो ये चेक पोस्ट था उसका नाम है तुंग चेक पोस्ट। अब उस तुंग चेक पोस्ट पर इन लोगों ने अपना गूगल मैप सेट किया और मैप में ये लोग सेलेक्ट करते हैं टू जलपाईगुड़ी वाया वो जंगल वाला रास्ता। अब जनार्दन बताते हैं कि हम लोग उस चेक पोस्ट से कोई 1-1.25 किलोमीटर ही आगे निकले थे और गूगल मैप एकदम बेकार तरीके से चलने लगा। बीच बीच में बहुत जगह नेटवर्क भी नहीं था और यहाँ फ्लड की वजह से बहुत सारे रास्ते भी बह चुके थे। और इसी कंफ्यूजन ने वो जो ग्रुप था 3 बाइकर्स का, इन लोगों ने जंगल के अंदर एक गलत ट्रेल पकड़ लिया था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता असल में जाएगा कहाँ पे। ये लोग बस अपना जजमेंट यूज करके ऐसा एज्यूम कर रहे थे कि ये रास्ता इनको जलपाईगुड़ी वाले रोड से कनेक्ट कर देगा। अब उस ट्रेल पर कोई 2 घंटे राइड करने के बाद रात को 8:30 बजे तक ये लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। पूरा एक तरह से ऑफ रोड ही था जंगल के बीच में। उसी रास्ते पर चलते चलते जनार्दन ने अपनी मोटरसाइकिल साइड में रोक ली। जब ये रुका तो बाकी के राइडर्स भी इसे देख के आए इसके पास कि भाई क्यों रोका अपनी मोटरसाइकिल। तब जनार्दन ने बोला कि भाई वहां पर देखना, अंदर एक घर जैसा दिख रहा है, कोई लोकल उधर रहता होगा, चलना हम उसको कुछ पैसे दे देंगे, आज रात हम यहीं पे रुक जाते हैं। जनार्दन के कंधे में दर्द तेज हो चुका था, इसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी राइड करने में। अब इसी बीच जो प्रशांता लड़का था वो एकदम चिढ़ गया। वो बोलता है कि यार मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, मैं सीधा न्यू जलपाईगुड़ी जाऊंगा, जिसको चलना है मेरे साथ वो चलो। और ऐसा बोल के ना वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और अकेले ही निकल जाता है जंगल वाले ट्रेल पर आगे। इसके बाकी दोनों दोस्तों ने रोकने की कोशिश की पर उसने सुना ही नहीं। अब जो उसके 2 दोस्त थे वो भी थोड़े कंफ्यूज हो गए कि यार हम जनार्दन को ऐसा अकेले छोड़े या फिर अपने दोस्त के साथ जाएं। पर जनार्दन यहाँ पर उनको जैसे तैसे कन्विंस कर लेता है कि यार आज रात को यहीं पर रुकते हैं। प्रशांता आगे गया, अगर उसको कुछ उधर समझ में नहीं आएगा तो ये वापस आ सकता है हमारे पास, यहीं रुकते हैं यार। अब इसने कन्विंस कर लिया उन दोनों को भी। उन दोनों ने जनार्दन को बोला कि ठीक है भाई हम रुक जाएंगे तेरे साथ,
पर तू ही जाके बात करके आ रूम के लिए, हम नहीं जा रहे। जनार्दन बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहीं पर वेट करो, मैं जाके बात करके आता हूँ। अब जनार्दन रोड पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके उस घर की तरफ जाते हैं। अब रोड और उस घर की दूरी कोई 50 मीटर की होगी। अब जो ये घर था एक बहुत ही पुराने स्टाइल में बना हुआ है, और जब जनार्दन उस घर के मेन गेट की तरफ जा रहे थे तब इन्होंने साइड से देखा कि घर के पीछे वाले हिस्से में एक ओपन एरिया है, और उस ओपन एरिया के बाजू में एक खिड़की है जो कि खुली हुई थी। जनार्दन पहले मेन डोर पर पहुंचते हैं। मेन डोर पर पहुंच के इन्होंने नॉक किया। नॉक करके ये 10-15 सेकंड तक वेट करते हैं, पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद जनार्दन ने आवाज लगाई कि कोई है क्या अंदर? हम लोग बहुत थक चुके हैं, बस आज रात को रुकने के लिए कमरा चाहिए एक। ये बोलने के बाद 5-7 सेकंड और वेट किया जनार्दन ने, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर इनको लगता है कि शायद अंदर कोई भी नहीं है, और ऐसा सोच के जनार्दन पीछे मुड़ते हैं अपनी बाइक की तरफ जाने के लिए। और जैसे ही वो पीछे मुड़े, घर के अंदर से ना किसी के झाड़ू लगाने की आवाज आने लगी। अब भाई इन्हें लगा कि शायद अंदर कोई है जो इस समय झाड़ू लगा रहा है। जनार्दन फिर से वापस मुड़ के उस गेट की ओर जाने लगते हैं। अब ये बताते हैं कि जब मैं गेट के बिल्कुल करीब पहुंचा तब अंदर से झाड़ू की आवाज बंद हो चुकी थी, और इस समय जनार्दन को एकदम साफ साफ सुनाई दे रहा था कि कोई घर के अंदर से चल के गेट तक आया है, और वहीं पर गेट के पीछे आके खड़ा हो गया है। इस समय जनार्दन बाहर है, बीच में गेट, और गेट के जस्ट पीछे वो इंसान खड़ा था। थोड़ी देर में जनार्दन को चूड़ी के बजने की आवाज सुनाई देती है, और इससे ये कंफर्म हो गया कि गेट के पीछे कोई औरत ही खड़ी है। ये आवाज देता है कि आंटी कमरा मिलेगा क्या? आज रात के लिए बस रुकने के लिए चाहिए। पर उधर से कोई भी रिवर्ट नहीं आया। अब जनार्दन के साथ जो बाकी 2 लड़के और उनकी बीवी थी, वो बोल रही है इसे कि आ जा यार, छोड़ हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। पर जनार्दन के कंधे में दर्द बहुत ज्यादा था भाई, उस पेन को सिर्फ यही फील कर पा रहा था। जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब जनार्दन को याद आता है कि घर के पीछे एक खुला एरिया है बैठने का, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और उसके जस्ट पास एक खिड़की थी जो खुली हुई थी। तो क्यों ना मैं खिड़की से जाके देखूं कि कौन है अंदर। उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या पता मान जाए। जनार्दन चुपचाप घूम के घर के पीछे वाले हिस्से में चला जाता है, और भाई जैसे ही वहां पर पहुंचा ये देखता है कि भाई एक बूढ़ी औरत होगी 60-65 साल की, वो वहां फ्लोर पे झाड़ू लगा रही है। पर जनार्दन बताते हैं कि झाड़ू तो वो लगा रही थी, पर झाड़ू की आवाज नहीं आ रही थी कुछ भी। मैं बहुत थका हुआ था, मैंने कुछ भी और नहीं सोचा। मैंने उससे आवाज लगाई कि आंटी यहाँ पर कमरा मिल जाएगा क्या, हम बहुत थक गए। जनार्दन बताते हैं कि ये सुन के आंटी जनार्दन की ओर मुड़ती है, और भाई जनार्दन ने देखा कि जो उसका फेस है ना वो एकदम वाइट, ऐसा लग रहा था कि अंदर ब्लड है ही नहीं, सफेद एकदम। आंटी जनार्दन की ओर देखते हुए ऐसे उंगली से इशारा करती है खिड़की की तरफ। जनार्दन को लगा कि आंटी खिड़की की ओर इशारा कर रही हैं, शायद उधर से कोई गेट भी होगा अंदर जाने का। और भाई जनार्दन अपने कदम आगे बढ़ाता है, और इससे पहले कि वो खिड़की तक पहुंच पाता, जनार्दन देखता है कि वो जो आंटी थी वो मुड़ती है खिड़की की तरफ, और हवा में फ्लोट करते हुए खिड़की के आर पार हो गई। भाई साहब ये सीन देख के जनार्दन चिल्लाता है एकदम जोर से। अब जनार्दन की चीख सुन के दीप्ति इसके पास आती है भाग के। जनार्दन बोलता है कि वो आंटी अंदर चली गई। दीप्ति बोलती है कि कोई आंटी नहीं है यार, चल यहाँ से। ये जनार्दन को पकड़ के वापस लेके आए अपने मोटरसाइकिल के पास, और ये तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई इधर हम नहीं रुकेंगे, हम सीधा न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ ही बढ़ेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ये 3 लड़के थे उनका एक दोस्त प्रशांता पहले ही आगे निकल चुका है। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम करो जनार्दन, तुम ना अपनी बाइक लेके बीच में रहो, सबसे आगे रहेगा प्रणय और पीछे मिट्ठू। हम तीनों इसी फॉर्मेशन में चलेंगे, कोई अलग थलग नहीं होगा पूरे रास्ते में। ये लोग धीरे धीरे एक फॉर्मेशन बना के उस रास्ते पर चलने लगते हैं, और थोड़ी ही टाइम में जनार्दन बताते हैं कि हमारे सामने से ना अचानक एक ब्लैक शैडो क्रॉस हुआ। इनको लगा कि शायद थकान की वजह से ऐसे इल्यूजन हो रहा होगा।
बिना कुछ रिएक्ट किए ये चुपचाप प्रणय और मिट्टू के बीच अपनी मोटरसाइकिल राइड करने लगा। थोड़े टाइम के बाद ही जो दीप्ति पीछे बैठी हुई थी वो जनार्दन के कान के पास आके बोलती है कि जनार्दन, आगे प्रणय की जो मोटरसाइकिल चल रही है उसके पीछे पीछे देखना, एक शैडो चल रहा है। तुझे दिखाई दे रहा है क्या? वो किसी आदमी की परछाई है। अब जनार्दन यहाँ समझ तो गया था कि वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, पर ये नहीं चाहता था कि दीप्ति इस चीज को लेकर डर जाए। इसने दीप्ति से बोला कि अरे कुछ नहीं, बस ये लाइट वाइट के कारण शैडो पड़ रहा है। इस बात को टालकर ये तीनों धीरे धीरे उसी पहाड़ के जंगली रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। जनार्दन बताते हैं कि हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था उस जगह पे। अभी इस ट्रेल पर उनको राइड करते हुए 12:30 बज जाते हैं रात के। जनार्दन बताते हैं कि उस टाइम हम एक अपहिल क्लाइंब कर रहे थे। मतलब पहाड़ों में ऐसा होता है ना कि पहले आप ऊपर चढ़ते हो फिर नीचे उतरते हो। तभी इन्होंने बताया कि जब हम अपहिल क्लाइंब कर रहे थे तो हमने रोड की साइड पर देखा कि एक आदमी अपनी स्कूटी को धो रहा है पानी से। उसके पास एक बाल्टी थी और बाल्टी के अंदर मग। वो बार बार मग उठा के अपनी स्कूटी पर पानी मार रहा था। हम तीनों ने उस आदमी को देखा और देख के इग्नोर कर दिया। हमें लगा कि शायद कोई लोकल होगा, पर इतनी देर से हम उस ट्रेल पर राइड कर रहे थे, ना ही हमें कोई एक घर दिखा ना ही कोई इंसान। पर हमने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, हम ऐसे ही थके हुए थे बहुत ज्यादा। पर यहाँ होता ये है कि जब हम वो अपहिल क्रॉस करके नीचे उतर रहे थे तब हमने फिर से नीचे उसी आदमी को देखा कि वो रोड के साइड पर अपनी स्कूटी खड़ी करके उसे धो रहा है। ये तीनों उस आदमी से कोई 60 मीटर की दूरी पर अपनी बाइक रोक देते हैं। प्रणय ने इन दोनों को इशारा किया कि मेरे पास लेकर आओ अपनी बाइक। जनार्दन और मिट्टू दोनों प्रणय के पास पहुंचते हैं। इस समय रात के 1:30 बज रहे थे। प्रणय बोलता है कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी मैप मेरा कनेक्ट हुआ था पर अभी फिर से बंद हो गया। अभी एक फ्लावर वैली नाम से जगह आया है, उसके बाद से मुझे कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर मैप भी खत्म हो गया और आगे तिस्टा नदी बहती है और इस समय इतनी रात हो गई है कि जंगल में रुकना भी सही नहीं होगा। तब मिट्टू पीछे से बोलता है कि भाई कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ही हमें किसी रास्ते के बारे में पता है। ये जो रास्ता सामने दिखाई दे रहा है इसी पर चलते हम आगे। मिट्टू की बात मानकर ये तीनों उसी रास्ते पर आगे चलने लगे। जनार्दन बताते हैं कि अभी इस टाइम पर जो वो आदमी अपनी स्कूटी धो रहा था उसके थोड़ा सा आगे जाके ही एक वाटरफॉल था रोड की साइड पे। हमने पहले उस आदमी को पास किया और फिर बिना कुछ रिएक्ट किए वो वाटरफॉल को देखते हुए आगे उस रास्ते पर बढ़ रहे थे। पर यहाँ प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब 1 घंटे के बाद इन सबको फिर से वही वाटरफॉल दिखाई देता है रोड की साइड वाला। इनको समझ में आया कि ये 1 घंटे से उसी रास्ते पर घूमे जा रहे थे। यहां पर ये तीनों बाइकर्स एक छलावा का शिकार हो चुके थे। जनार्दन ने बोला कि जब हमने तीसरी बार उस वाटरफॉल को क्रॉस किया ना तब हम सब एक जगह बाइक रोक देते हैं। हमने रोक के डिस्कस किया कि यार ये वाटरफॉल तो अभी आया है 2 बार पीछे। और इसी बात पर प्रणय जनार्दन को अपने पास खींचता है और बोलता है कि भाई वो सामने देखते ऊपर पहाड़ पे। अब उसने इतनी धीरे से ये बात बोली थी कि पीछे मिट्टू और दीप्ति को ये बात सुनाई नहीं थी। जनार्दन बिना कुछ रिएक्ट किए धीरे से पहाड़ की तरफ देखता है और भाई इसने पाया कि सामने चोटी पर एक कोने में एक आदमी बैठा है वाइट शॉल ओढ़ के। उसका चेहरा एकदम काला था और वो वहीं एकदम सीधे बैठ के एक टक वैली की तरफ देख रहा है। इससे पहले कि ये लोग कुछ भी रिएक्ट करते हैं जनार्दन बताते हैं कि अचानक से उस जगह का टेम्परेचर एकदम ड्रॉप हो गया। हम सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। मैंने प्रणय को धीरे से बोला कि भाई इसके बारे में प्लीज़ दीप्ति को मत बोलना। प्रणय ने ऐसे इशारा किया कि ठीक है मैं नहीं बोलूंगा। और फिर उसने सबको बोला कि यार चलो बाइक पर बैठो, यहाँ से निकलते हैं तुरंत। इस समय 2:45 हो चुके थे। अब उस पॉइंट पर जब ये लोग बाइक के ऊपर बैठने जा रहे थे तब जनार्दन ने दीप्ति को बोला कि सुन, बैग के अंदर एक स्पीकर निकाल और उस पर हनुमान चालीसा बजा दे। उस घने जंगल में फुल वॉल्यूम पे दीप्ति ने हनुमान चालीसा बजाया स्पीकर के अंदर और ये लोग अपनी मोटरसाइकिल का थ्रॉटल एकदम रेस करते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। इन सबको यही लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद हम फिर से उसी स्पॉट पर पहुंच जाएंगे जहां हमने वाटरफॉल देखा था। पर जब यहाँ पर हनुमान चालीसा आधा कंप्लीट हुआ तब जनार्दन बताते हैं कि हमें दूर रास्ते में एक रोशनी दिखाई दी। पता चल रहा था कि शायद वहां पर कोई दूसरा रास्ता है जहां से वो लाइट आ रही है।
वो लाइट देखते ही सबने मोटरसाइकिल का थ्रॉटल एकदम तेज कर दिया। ये लोग दंदनाते हुए उस लाइट की तरफ बढ़ने लगे और जब ये लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि ये एक चेक पोस्ट है जिसका नाम है सिंगतम चेक पोस्ट। अब इन लोगों ने उस चेक पोस्ट पर परमिट के लास्ट पेपर सबमिट किए और वहां से सीधा निकलते हैं ये लोग न्यू जलपाईगुड़ी की तरफ। इन लोगों को एक लास्ट जंगल का स्ट्रेच पार करना था जिसका नाम है सेवक रोड। ये पूरा 34 किलोमीटर का स्ट्रेच था और वो सेवक रोड वाला जंगल स्टार्ट होने से पहले रोड के साइड में काली माता का मंदिर है। वही मंदिर पर प्रणय ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और इन सबको बोला कि कुछ भी हो जाए तुम लोग इस सेवक रोड पर अपनी मोटरसाइकिल नहीं रोकोगे, हम लोग को जल्द से जल्द ये जंगल क्रॉस करना होगा। अब प्रणय की ये बात सुन के दीप्ति बोलती है कि क्यों, क्या हो गया? तब जनार्दन ने बोला कि नहीं, इस रूट में जंगली जानवर मिल जाते हैं, इसके लिए प्रणय बोल रहा है। अब 3:15 बजे ये लोग जैसे ही सेवक रोड में एंटर होते हैं भाई आसपास का पूरा माहौल ही बदल गया। एकदम तेज हवा और तूफान चलने लगता है। दिसंबर के टाइम ये मौसम बहुत ही वियर्ड था सबके लिए। प्रणय यहाँ पर एक बार ऊपर देखता और इसने अपनी मोटरसाइकिल की रेस दे दी। जनार्दन बताते हैं कि प्रणय यहाँ 100, 120, 130 पे अपनी मोटरसाइकिल भगा रहा था। अब ये देख के जनार्दन और मिट्टू भी अपनी मोटरसाइकिल भगाने लगे और इसी बीच जनार्दन को रोड की साइड पर एक आदमी दिखाई देता है। भाई वो आदमी का पूरा मुंह सूखा हुआ था, आंखें दिख नहीं रही थी और गले से लेके कमर तक रस्सी लिपटी हुई थी उसके बदन में। अब भाई जनार्दन थोड़ा सा और आगे गया तो ये देखता है कि उस आदमी की गर्दन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झूल रही है। अब ये नजारा देख के जनार्दन ने दीप्ति को बोला कि सुन, आगे वो आदमी है, उसकी ओर देखना मत। अभी ये चीज जनार्दन दीप्ति को समझा ही रहा था कि वो आदमी इनके करीब आता गया और भाई दीप्ति यहाँ पर उसे देख लेती है। उसे देखते ही दीप्ति जोर से चिल्लाए और इसने जनार्दन का शोल्डर पकड़ लिया और अपना पूरा मुंह इसके पीठ में छुपा देती है। जनार्दन यहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। इसने मोटरसाइकिल की थ्रॉटल और तेज कर दी और फाइनली कुछ देर राइड करने के बाद ये सबके सब सेवक रोड को क्रॉस कर जाते हैं। पर अभी सुनना आगे क्या होता है। सेवक रोड क्रॉस करके इन सबने बहुत रिलीफ की सांस ली और सबने अपनी गाड़ी सिलीगुड़ी आर्मी बेस कैंप के सामने खड़ी कर दी। अब वहां सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी का डिस्टेंस सिर्फ 10 किलोमीटर है। अब मिट्टू यहाँ पर अपने घर चला गया न्यू जलपाईगुड़ी में और जो प्रणय था उसने जनार्दन और दीप्ति को उनके होटल में छोड़ा। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बहुत ज्यादा थक गए हैं तो आज रात को हम सिलीगुड़ी के अंदर ही एक होटल में रुकेंगे। होटल पहुंचने के बाद प्रणय इनको सी ऑफ करके अपने घर चला जाता है। अब जनार्दन और दीप्ति ने सोचा था कि यार अगली सुबह हम आराम से उठेंगे, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हमारी नींद पूरी करके ही हम आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। रात को ये दोनों चुपचाप सो रहे थे और इसी बीच दीप्ति की नींद खुलती है और उसने जनार्दन की तरफ देख के जोर से चिल्लाया, ये कौन हो तुम? जनार्दन उठता है एकदम ऐसे झटके में। दीप्ति लगातार चिल्लाई जा रही थी, कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो? जनार्दन उसको बोलता है कि अरे मैं हूं जनार्दन, क्या हो गया? तब यहां दीप्ति बोलती है कि वो सेवक रोड वाला आदमी तेरे पास खड़ा है। ओ भाई साहब, ये बात सुनते ही जनार्दन के एकदम रोंगटे खड़े हो गए। ये भाग के अपने बैग के पास जाता है जिसके अंदर इसने भागवत गीता रखी थी। वो भागवत गीता उठा के ये अपने हाथ में रखता है और दीप्ति को बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ के ही रहे। रात भर ये लोग ऐसे ही सोते हैं और सुबह जब नींद खुली तब ये लोग सबसे पहले नहा धो के वहाँ पास में एक हनुमान मंदिर था वहाँ पर गए, वहाँ दर्शन किया और फिर अपना सामान लोड करके ये लोग निकल जाते हैं आसनसोल के लिए। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस रास्ते में। जनार्दन बताते हैं कि जो रास्ता हमने लिया था ना न्यू जलपाईगुड़ी आने के लिए, उस रास्ते के बीच में एक गांव पड़ता है। जब सिक्किम में फ्लड आया था तो उस रास्ते पर जो गांव थे वो पूरे गांव बह गए और उसी फ्लड में बहुत सारे लोग भी मर गए थे। उन्हीं की स्पिरिट उस रूट को हॉन्ट करती है। तो यार ये थी पूरी कहानी जनार्दन के सिक्किम रोड ट्रिप की। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।